हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े विषय पर बात करते हैं और अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी सेहत से जुड़े हर सवाल का जवाब। पिछले 2 साल बॉलीवुड के लिए अच्छे नहीं रहे। हमारे कई चहेते स्टार हमारे बीच नहीं रहे। हाल ही में आई एक और बुरी खबर जो जुड़ी है हमारी चहेती एक्टर और पॉलिटिशियन किरण खेर से। किरण कैंसर से जूझ रही हैं और उन्हें मल्टीपल माइलोमा नाम का कैंसर है। ये एक तरह का ब्लड कैंसर है। पर आखिर मल्टीपल माइलोमा होता क्या है, आज इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम के सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रणदीप सिंह। डॉक्टर रणदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार दोस्तों एंड नमस्कार टीवी 9 डिजिटल। डॉक्टर, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहती हूँ कि मल्टीपल माइलोमा आखिर होता क्या है? क्या एक तरीके का ब्लड कैंसर है? इसको एग्जैक्टली ब्लड कैंसर नहीं कह सकते। ब्लड कैंसर जो मेडिकल टर्म्स में नाम होता है उसको हम ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। मल्टीपल माइलोमा एक प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर है। प्लाज्मा सेल एक तरह का सेल है हमारी बोन मैरो में। जैसे हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी बनाने के सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स बनाने के सेल्स होते हैं, वैसे ही ये प्लाज्मा सेल्स होते हैं। और माइलोमा डिसऑर्डर जो है वो प्लाज्मा सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। ओके। जब भी हमें मल्टीपल माइलोमा होता है तो ये प्लाज्मा सेल्स हमारे एबनॉर्मली और रैपिडली मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं हमारे बोन मैरो में, जिसको हम फैक्ट्री भी कहते हैं, जहां से सारा प्रोडक्शन होता है ब्लड प्रोडक्ट्स का, जैसे कि व्हाइट सेल, रेड सेल, प्लेटलेट्स। और ये अबनॉर्मल और रैपिड मल्टीप्लिकेशन जो प्लाज्मा सेल्स का है, ये हमें हार्म करता है और इस डिजीज को मल्टीपल माइलोमा या सिर्फ माइलोमा भी कहा जाता है। जी, मैं इसके बारे में पढ़ रही थी डॉक्टर रणदीप, तो मुझे ये पता लगा कि ये ज़्यादातर किडनी और बोन्स को इफेक्ट करता है। तो आप मुझे ये अच्छे से समझाइए कि बीमारी जो है हमारी किडनी और बोन्स को कैसे प्रभावित करती है। सही बात है कि जब ये बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स बढ़ रहे हैं तो कहाँ से ये किडनी और बोन्स में चला गया, बिकॉज तभी कुछ लोग इसको ब्लड कैंसर से कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे प्लाज्मा सेल्स अबनॉर्मल जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ प्रोटीन सिक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में, और ये प्रोटीन्स किडनी के थ्रू निकलते हैं। इसको हम कुछ लाइट चेन्स और हैवी चेन्स हमारी मेडिकल टर्म में कहते हैं। और जब ये अबनॉर्मल प्रोटीन्स हैवी और लाइट चेन के फॉर्म में किडनी से निकलते हैं तो ये किडनी को इंजर करते हैं और इसमें किडनी फेलियर हो सकता है। कई बार ये एक्यूट किडनी फेलियर से भी इसीलिए पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। जी। ब्लड जैसे जैसे सर्कुलेट करता है हमारी बोन्स में, प्लाज्मा सेल्स वहां पे घर बना लेते हैं, क्योंकि वो जो बोन का इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल है प्लाज्मा सेल्स के ग्रोथ के लिए। ये वहां घर बना के बोन्स को तोड़ना शुरू करते हैं और बोन्स के अंदर कुछ ऐसे डिफेक्ट्स पैदा करते हैं जिससे जी। बोन्स वीक हो जाती हैं। और इतनी वीक हो जाती हैं कि उनमें हल्का सा भी, हम फर्श पे भी अगर चलते चलते फिसल जाएं तो, या फिर हल्का सा भी गिर जाएं तो उनमें फ्रैक्चर हो सकते हैं। जी, ये मैंने जब मैं किरण के बारे में पढ़ रही थी, किरण खेर के बारे में, तो ये मुझे पता चला कि पहले उनको हाथ में फ्रैक्चर हुआ। जब जांच की गई तब उन्हें पता चला कि उनको मल्टीपल माइलोमा है। तो ऐसे ही शुरुआती लक्षण होते हैं इसके? तो मल्टीपल माइलोमा के जो लक्षण हैं, सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है कि मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोसिस एक डिफिकल्ट डायग्नोसिस होता है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं या फिर जो हम साइंस एंड सिम्टम्स कहते हैं वो बहुत ही वेग हैं और ओके। वो कई बीमारियों के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम जिसका होता है वो होता है अनीमिया, क्योंकि हमारा प्लाज्मा सेल बोन मैरो के अंदर मल्टीप्लाई करता है नॉर्मली, तो जी। वो आरबीसी की ग्रोथ को रोकता है। और अनीमिया, आप भी जानते हैं कि अनीमिया एक इतना वेग है कि सिर्फ अनीमिया से डायग्नोसिस करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। जी। जी बिल्कुल। सो फर्स्ट इज अनीमिया। सेकंड जो हमने पहले बात करी, किडनी फेलियर, वो एक्यूट भी हो सकता है या धीरे धीरे किडनी के पैरामीटर्स जैसे कि सेरम क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ सकता है। थर्ड इज बोन पेन्स, वो भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि बोन पेन्स क्यों होता है। और बोन फ्रैक्चर्स, जो कि छोटी सी चोट लगने से बोन फ्रैक्चर जी। हो सकता है। एंड फोर्थ सिम्टम, जो सिम्टम नहीं है वो ब्लड टेस्ट पे पता लगता है, ओके। दैट इज कैल्शियम, दैट इज हाई कैल्शियम। तो ये जो चार सिम्टम्स हैं, इसको हम क्रैप से नाम से याद रखते हैं। इट इज अ निमोनिक, इट इज अ वेरी फेमस निमोनिक इन ऑन्कोलॉजी, क्रैप, जिसके अंदर जो है C is for calcium, R is for renal failure, A is for anemia and B is for bone। तो इस तरह से अगर हमारे सुनने वाले याद रखेंगे तो ये चार सिम्टम्स हमेशा माइलोमा में कुछ कम कुछ ज्यादा रहता है, एंड विद एक्सपीरियंस यू आर एबल टू डायग्नोज एंड सेपरेट इट आउट फ्रॉम
नॉर्मल अनीमिया, नॉर्मल रीनल फेलियर, नॉर्मल बोन पेन या ओल्ड एज फ्रैक्चर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी। डॉक्टर रणदीप, आप मुझे ये समझाइए कि किन लोगों को ये बीमारी होने का ज़्यादा खतरा रहता है? क्या ओल्ड एज में इसका ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है और इससे बचा कैसे जाए? तो मल्टीपल माइलोमा जैसे कि कुछ कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारे हैबिट रिलेटेड होते हैं, वी ऑल नो, जैसे स्मोकिंग विद लंग कैंसर, टोबैको विद ओरल कैंसर। माइलोमा में ऐसा कोई भी हैबिट डिसऑर्डर नहीं है, या फिर हमारा कोई भी ऐसा लाइफस्टाइल अबनॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं है जिससे माइलोमा हो सकता है। ये एक अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है जिसका हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता। तो इससे बचना इज वेरी वेरी वेरी, आई मीन आई कैन से इट इज नॉट पॉसिबल। ओके। यस, यू आर वेरी राइट कि ये जनरली ओल्ड एज में होता है। एंड जनरल जो हमारी मतलब इंडिया में जो है और वर्ल्ड ओवर ऑल्सो, जो क्लासिकल एज है वो 60 to 80 ईयर्स है। एंड हम भी इंडिया में अराउंड 60 to 70 ईयर्स में ही मैक्सिमम पेशेंट्स देखते हैं। ऑफ कोर्स रेंज कैन बी एज बिग एज 40 to 90 ईयर्स, बट मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स का जो डायग्नोसिस है वो 60 to 80 ईयर्स के एज में होता है। क्या इसके, एंड हाँ, यू कैंसर के केसेस जो हैं वो बहुत रेयर होते हैं? नहीं, मल्टीपल माइलोमा एक कॉमन कैंसर है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रेयर कैंसर। ओके। जैसे जैसे इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे जैसे हमारे भारत देश में हमारा लाइफ स्पैन, एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, हम्म। अकॉर्डिंगली ही हमारे माइलोमा के केसेस, एग्जांपल प्रोस्टेट कैंसर के केसेस, ये बढ़ रहे हैं। इट इज मोर ऑफ अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर इन वन वर्ड। जितना हमारी एवरेज लाइफ स्पैन एक्सटेंड होगी, जनरली हम इंडिया में मानते हैं कि हमारी एवरेज लाइफ स्पैन 65 ईयर्स है, हम्म। 65 to 70, जैसे जैसे एक्सटेंड होती जाएगी, लाइक यूरोपियन देशों में इट इज 80, 85, 90 ईयर्स। हम्म। more and more myeloma patients, unfortunately, oncologist will have to see or a hematologist will have to see. ओके। डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि इस बीमारी को डायग्नोस और इलाज कैसे किया जाता है इसका? तो डायग्नोसिस में हम लक्षण की तो बात कर ही चुके हैं, जी। और वो क्लासिकल क्रैब की, जिसमें हमारा हाई कैल्शियम, रीनल फेलियर, अनीमिया एंड हम्म। बोन सिम्टम्स। नाउ फॉर डायग्नोसिस सबसे पहले हम बेसिक ब्लड टेस्ट करते हैं, हम्म। जैसे हीमोग्लोबिन को चेक करने के लिए, किडनी के फंक्शंस को चेक करने के लिए एक टेस्ट रहता है सेरम क्रिएटिनिन। ये नॉर्मल टेस्ट है, दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टेस्ट, ये हम सब कहीं ना कहीं हमने अपने या अपने रिलेटिव्स की रिपोर्ट्स में देखा होता है, और ये सिंपल ब्लड टेस्ट हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो ओके। कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट। जी। उसके बाद अलोंग विद द सिम्टम्स, जब हमें सस्पिशन होता है तो फिर हम माइलोमा डायरेक्टेड टेस्ट करते हैं। माइलोमा डायरेक्टेड टेस्ट में एक टेस्ट होता है सेरम इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनोफिक्सेशन और लाइट चेन एसेज। ये थोड़े से स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं, ये हम जनरली डॉक्टर को कंसल्ट करके ही एडवाइस कर सकते हैं, जी। कि हम अपने डॉक्टर को या हेमाटोलॉजिस्ट को व्हेन ही सस्पेक्ट्स, जब इन टेस्ट, ये जनरली अबनॉर्मल प्रोटीन डिटेक्ट करते हैं, हम्म। जब ये टेस्ट हो जाता है तो फिर कंफर्मेटरी टेस्ट में हमें बोन मैरो एंड पेट स्कैन्स, पेट स्कैन्स बेसिकली बोन के डैमेज को देखने के लिए, हम्म। जो कि हम इवन पेट स्कैन्स या एमआरआई स्पाइन से भी देख सकते हैं। एंड बोन मैरो टेस्ट, जो कि एक डे केयर प्रोसीजर है फॉर अराउंड माइनर प्रोसीजर ऑफ 15-20 मिनट्स, वो फिर फाइनली इसको कंफर्म करते हैं कि यस, देयर इज अ कंफर्मेशन ऑफ मल्टीपल माइलोमा। ओके। So डॉक it's जी। a difficult diagnosis, I will say. ओके। डॉक्टर, आप मुझे ये बताइए कि इसके ट्रीटमेंट में स्टेम सेल थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का क्या रोल है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल थेरेपी का जो रोल है वो बाद में आता है, हम पहले थेरेपी की बात करते हैं। मल्टीपल माइलोमा का जो ट्रीटमेंट है मॉडर्न में, मतलब मॉडर्न मैनेजमेंट जो है वो नॉन कीमोथेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट शिफ्ट होता जा रहा है। जी। इसमें एक कॉमनेस्ट ड्रग जो हम यूज करते हैं वो है डेक्सामेथासोन, जो कि वी ऑल नो एज अ स्टीरॉयड। वो हम कंट्रोल्ड वे में यूज करते हैं। सेकंड, हम कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स यूज करते हैं, जिसमें से एक कॉमन ड्रग है लेनालिडोमाइड, और एक हम ड्रग यूज करते हैं बोटेजोमेब, जो कि एक तरह की टारगेटेड थेरेपी है। ओके। जनरली ये कॉम्बिनेशन इन तीनों ड्रग्स का एज अ ट्रिपलेट रेजिमेंट दिया जाता है। अगर हमारा हाई रिस्क माइलोमा है, जिसकी डेफिनेशंस में हम अभी नहीं जाएंगे, हाई रिस्क माइलोमा में कई बार हम 4 ड्रग कॉम्बिनेशंस भी देते हैं। ये ड्रग्स वीकली, कुछ ओरल कुछ इंजेक्टेबल्स, वीकली ओके। टू 3 वीकली बेसिस पे ये प्रोटोकॉल्स चलते रहते हैं। हम्म। आफ्टर अ गुड कंट्रोल ऑफ 3 to 4 months, then we think of considering bone marrow transplant. But bone marrow transplant गाइड करने से पहले we shall remember 3-4 things. बोन मैरो ट्रांसप्लांट अपफ्रंट नहीं होता, पहले हम बीमारी को कंट्रोल करते हैं, फिर
4 months के around is the time when we decide for a bone marrow transplant. ओके Second thing, bone marrow transplant की एक particular age है. यंग पेशेंट्स जो है वो आराम से बोन मैरो ट्रांसप्लांट टॉलरेट करते हैं जी 65 से यंगर हम हमेशा रिकमेंड करते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट 65 टू 70 इज द ग्रे जोन वो एक्सपर्टाइज पे डिपेंड करती है और पेशेंट की जनरल हेल्थ पे और उसकी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स लाइक कार्डियक प्रॉब्लम्स राइट हार्ट प्रॉब्लम्स जी देन above 70 usually we avoid bone marrow transplant because of side effects. ओके थर्ड इज कि अगर हमारा हाई रिस्क माइलोमा है तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए लिया जाए जैसे ही बीमारी कंट्रोल में आए. और अगर हमारा हाई रिस्क माइलोमा है जिसको हम आजकल जेनेटिक स्टडीज करके डिफाइन करते हैं उसमें हम हर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप जैसे ही ट्रीटमेंट कंट्रोल में आए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जाएं. जी डॉक्टर आप मुझे ये बताइए कि कई लोग एलोपैथी के साथ साथ कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद और होम्योपैथी का इलाज भी लेते हैं, तो क्या ये कॉम्बिनेशन सेफ है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से बिकॉज मेरी जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो एलोपैथी में है. सो होम्योपैथी में और आयुर्वेदिक में वो क्या ले रहे हैं जी किसी क्वालिफाइड पर हैं इंडिया वो में ऐसे ले. 30 to 40% हमने लोग देखा है कि इसमें एलोपैथी को आयुर्वेद और होम्योपैथी के साथ मिक्स करते हैं. आई नो देखो जनरली वी डोंट रिकमेंड बट अगर ये बात किया जाए कि उसमें आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में क्या दिया जा रहा जी है आई मीन नॉट एलोपैथिक आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक में क्या दिया जा रहा है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें नहीं पता होते और हम खुद भी कुछ अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड यूज करते हैं मल्टीपल माइलोमा में एंड सो वी आर बिट अफ्रेड एंड एप्रीहेंसिव. इसका करेक्ट यस और नो आंसर देना मुश्किल है क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयां जो हैं वो भी हमारे एक ब्रांच है मेडिसिन की. बट यस अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर से ले रहा है एंड उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें पता है तो हम बेटर बता सकते हैं. बट बिकॉज आई एम मोर क्वालिफाइड एंड आई हैव स्पेशलाइजेशन इन एलोपैथी जी यूजुअली आई विल नॉट बी द राइट पर्सन टू आंसर कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक का मल्टीपल माइलोमा पे क्या रोल रहेगा जी आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक का. ओके डॉक्टर मुझे ये बताइए कि इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं और इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? ये जो हमारे दूसरे ट्यूमर्स होते हैं ये ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है जैसे आपने शुरू ही हमारी ये डिस्कशन इससे हुई थी. अब जो हमारे दूसरे ट्यूमर्स होते हैं जो हमारे ऑर्गन से आ रहे होते हैं जैसे लंग से ब्रेस्ट से प्रोस्टेट से उनके एग्जैक्ट डिफाइंड स्टेजेस होती हैं जिसको मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि कैंसर में 4 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज अर्ली होता है और फोर्थ स्टेज एडवांस्ड. जी मल्टीपल माइलोमा में इस तरह की स्टेजेस नहीं होती. ओके हम इसको डिफाइन करते हैं स्टेज 1 स्टेज 2 और स्टेज 3 जो कि इस पे नहीं होती कि कितना फैला है वो इस पे होती है कि मरीज का एल्ब्यूमिन लेवल सेरम एल्ब्यूमिन कितना है और एक और टेस्ट होता है बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन उसके ऊपर ये डिफाइन होता है. बट ये एक पुराना तरीका है जिसको हम क्लासिफाई तो करते हैं बट आजकल जो हमारे तरीका है स्टेजिंग से हम शिफ्ट होकर रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन पे चले गए हैं. मतलब उसकी गुड रिस्क इंटरमीडिएट रिस्क और पुअर रिस्क पे चले गए. और ये जो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन है मल्टीपल माइलोमा की ये एक टेस्ट होता है बोन मैरो पे जो हम करते हैं जिसको हम साइटोजेनेटिक स्टडी कहते हैं जिसमें हम ट्यूमर के जेनेटिक चेंजेस जो ट्यूमर सेल है हमारा प्लाज्मा ट्यूमर सेल उसके जेनेटिक चेंजेस को स्टडी करके रिस्क स्ट्रैटिफाई करते हैं. तो आजकल माइलोमा इज डन इज मोर लाइक अ रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन एंड लेस ऑफ स्टेजेस. जी डॉक्टर हमारे देश में जो लोग हैं वो एनुअल हेल्थ चेकअप्स नहीं करवाते हैं, इसका खामियाजा उन्हें अपनी लेट एज में भुगतना पड़ता है. तो अगर हम एनुअल हेल्थ चेकअप्स रेगुलर करवाएं तो क्या हम मल्टीपल माइलोमा को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने पूछा है. तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स. फर्स्ट इज कि एनुअल चेकअप्स कराना चाहिए यस जी बट हम एनुअल चेकअप से मल्टीपल माइलोमा जैसे हमने कहा कि वी कांट प्रिवेंट इट पर जो आपने बताया वो सारे ब्लड टेस्ट ही थे, तो क्या जैसे एनुअल हेल्थ चेकअप्स में भी सारे ब्लड टेस्ट और किडनी प्रोफाइल ये होते हैं तो उसमें क्या हम इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाएंगे? यस अगर आप एक आंसर सुनना चाहते हैं तो यस बट एक बात आपको ये समझना होगा कि हो सकता है मैंने आज टेस्ट कराया मेरा आज हीमोग्लोबिन एंड एवरीथिंग इज फाइन एंड मेरा जो माइलोमा का प्रोसेस है वो 3 महीने बाद शुरू होता है टेस्ट के और वो 3-4 मंथ्स में सफिशिएंट डैमेज कर देता है. सो दैट इज व्हाई ऑन्कोलॉजिस्ट को ये आंसर करना कि आप कितना फ्रीक्वेंटली टेस्ट करा पाएंगे. आप अपना हीमोग्लोबिन अगले 10 सालों के लिए हर 15 दिन में तो नहीं चेक कर सकते. सो it is not yes and exact answer is कि I don't know but अगर आप पूछें कि हमें एनुअल चेकअप कराना चाहिए आंसर इज yes
और क्या एनुअल चेकअप हमारा माइलोमा जल्दी डायग्नोज कर पाएगा? तो यस, ये कर सकता है, बट कुछ मे बी 15, 20, 25% ऑफ द पेशेंट्स में, बट सब में नहीं कर सकता। जी तो द मैसेज शैल नॉट बी कि माइलोमा को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए एनुअल चेकअप कराइए, आप एज नहीं, सच बट एनुअल हाँ, चेकअप कराइए। अपनी हेल्थ एंड के इफ लिए यू तो आर हमें लकी एनुअल इनफ, चेकअप्स कराने तो चाहिए। यू कैन, एंड इफ यू लकी इनफ, देन बाय चांस आपका अनीमिया दिख रहा है कि पैटर्न फॉल हो रहा है, एंड अगर आप लकी रहते हैं एंड योर डॉक्टर कैन पिक अप कि यस समथिंग इज हैपनिंग रिलेटेड टू माइलोमा, तो डेफिनेटली हम इसको अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। जी डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए और इतनी इजी वे में हमें मल्टीपल माइलोमा जैसी बीमारी के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू और धन्यवाद। नमस्कार। उम्मीद है आपको आज मल्टीपल माइलोमा से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिल गई होंगी। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.